बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल है आपके? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। यूरोगेन फ्लाइट 571 या फिर आपने स्टोरी सुनी होगी मिरेकल ऑफ एंडीज, एक ऐसी कहानी है जिसमें दोनों के दोनों को पायलट्स को इतना भी नहीं पता था कि प्लेन क्रैश कहाँ हो रहा है। एंडीज की पहाड़ियाँ उन पहाड़ियों को कहते हैं जो बर्फ से ढकी हुई हैं। यूरोगेन फ्लाइट 571 का जहाज बिल्कुल वाइट था और स्नो कैप्ड माउंटेन के बीच क्रैश कर गया। मैं मेजबान मोहम्मद याया को फिर से खुशामदीद कहता हूँ हमारे इस चैनल बर्क रफ्तार लर्निंग में। आज हम यूरोगेन फ्लाइट 571 मतलब मिरेकल ऑफ एंडीज के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के जल्दी से इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। यूरोगेन फ्लाइट 571 एक ऐसी फ्लाइट जिसने अर्जेंटीना नहीं बल्कि चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो पर लैंड करना था। ये फ्लाइट यूरुग्वे से सैंटियागो की थी। को पायलट्स ने देखा, यानी दो पायलट्स थे यहाँ पे, उन्होंने देखा कि वेदर की स्वेयर कंडीशंस की वजह से हम आगे अभी नहीं चल सकते, तो उन्होंने अर्जेंटीना के एक शहर में रुक गए। सुबह जैसे ही ये शुरू हुआ, जैसे ही फ्लाइट उड़ान भरी, बिल्कुल सही जा रहा था। शुरू की कुछ मिनट्स में बिल्कुल सही जा रहा था। यहाँ पे 44 पैसेंजर्स थे, यहाँ पे 44 पैसेंजर्स, और ये ज्यादा हट्टे कट्टे रग्बी प्लेयर्स थे। और यूरुग्वे फ्लाइट 571 अभी तक बिल्कुल ठीक जा रहा था, लेकिन उसके साथ ही अचानक से क्लाउड्स आ गए। यहाँ पे फ्लाइट के साथ ही यानी पैसेंजर्स के साथ सामने क्लाउड्स आ गए। जब कुछ पैसेंजर्स ने अपनी खिड़कियों से इसको देखा तो उन्होंने कहा कि अब क्लाउड्स क्लियर हो रहे हैं। एक यहाँ पे जैसे ही क्लाउड्स क्लियर होने लगे तो को पायलट्स को अंदाजा हुआ कि हमारा जो जहाज है बिल्कुल नीचे जा रहा है और वो क्लाउड्स क्लियर हो रहे हैं। तो जब जैसे ही को पायलट्स की आंखों के अंदर सामने आया कि हमारा जो जहाज है बिल्कुल ऑल्टीट्यूड से नीचे आ चुका है, वो बिल्कुल इतनी बड़ी चट्टान से टकराने वाला है। यहाँ पे एक टर्बुलेंस देखने को मिली। सारे पैसेंजर्स डर गए, हट्टे कट्टे रग्बी प्लेयर्स भी यहाँ पे डर गए। को पायलट्स यहाँ पे कुछ नहीं कर सके। को पायलट्स ने जितना ऑल्टीट्यूड गेन कर सकते थे, उन लोगों ने जहाज को ऊपर की तरफ उड़ाना शुरू किया। एंडीज की पहाड़ियाँ वैसी बर्फ की ढकी पहाड़ियों में से एक है जिनका ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है। जैसे ही जहाज ऊपर की तरफ जाने लगा, उसका जो रेयर पार्ट है वो टूटकर खराब हो गया, यानी वो उसी वक्त तबाह हो गया। को पायलट्स को इसका अंदाजा भी नहीं था। पीछे की 3 पैसेंजर्स और 3 सीट्स उड़कर हवा में गिर गई। उसी के बाद एक और दफा प्लेन का लेफ्ट विंग तबाह होकर गिर गया। इसी के साथ ही क्योंकि अब लेफ्ट विंग ना होने की वजह से हवा का प्रेशर बहुत हाई आ रहा था। यहाँ पे यूरुग्वे फ्लाइट 571 का जहाज 700 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे पहुंच गया था। ये स्लाइड करता 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 खदशे का शिकार हो गया और यहाँ पे ये तबाह। सर्वाइवर्स बचे थे इस यूरुग्वे फ्लाइट 571 में, वो अभी तक वहाँ थे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे 3 बहादुर आदमी थे वहाँ पे जिन्होंने अपने तमाम साथियों के लिए जान तक खेला। एक है फर्नांडो प्राडो, जिन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी है। यहाँ पे रोबर्टो कसेना और यहाँ पे विजिंटन, ये इन सब की फोटोज मैंने आपको दिखा दी। अब ये 3 बहादुर आदमी ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपने पैसेंजर्स यानी अपने साथियों के लिए हर चीज कर दी। बहरहाल स्टोरी की तरफ आगे बढ़े तो जैसे ही यूरुग्वे फ्लाइट 571 क्रैश कर गया, उसके बाद जो भी सर्वाइवर्स थे वहाँ पे पहुँच गए। चिली, अर्जेंटीना और यूरुग्वे की तमाम सर्च ऑपरेशन शुरू हो गए। सबको खबर मिल गई कि यूरुग्वे फ्लाइट 571 खत्म हो चुका है और ये क्रैश कर चुका है। सर्च ऑपरेशंस घूमने लगे। लगातार 5 या 8 दिन ये सर्च ऑपरेशंस चलते रहे। सबसे ज्यादा जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स का पता था वो आदमी थे रॉय हार्ले। जी हाँ दोस्तों, और उन्हें उसी वक्त एक रेडियो भी मिला। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इनके पास खाने की सप्लाईज बहुत कम थी। 6 वाइन की बोतल्स थी, मीट था, चॉकलेट बार्स थी, कैंडीज थी, डेट्स थी और कुछ और भी चीज़ें थी। बस इनके पास इतना सा खाना रह गया था। जैसे ही ये खाना ख़त्म होता गया, ये खाना ख़त्म हुआ तो उन्हें अपने ही टीममेट्स, अपने ही फैमिली मेंबर्स, अपने ही यार दोस्तों का मीट खाना पड़ा।
जी हाँ दोस्तों, कंडीशंस इस हद तक चली गई कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उनको यही कुछ खाना पड़ा। सबसे पहले रोबर्टो कनेसा ने, जिनकी मैंने आपको पीछे फोटो दिखाई, उन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे जो 7 पैसेंजर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम ये नहीं खा सकते। लेकिन 2 दिन बाद जब उनके पास कोई चारा ना बचा तो उनको भी यही खाना पड़ा। अब आपको पता है कि रॉय हार्ले जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत माहिर थे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स को गहरे से जानते थे, यानी उसके अंदर वो उनके पास अच्छी सोच थी, तो उन्हें एक रेडियो मिला था। रेडियो था वन कम्युनिकेशन सिस्टम का। वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम सिर्फ बाहर से आ सकता था। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर्च ऑपरेशंस 8 दिन तक चलते रहे। सर्च ऑपरेशंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जी हाँ दोस्तों, सर्वाइवर्स अभी भी जिंदा थे। 28 सर्वाइवर थे, 33 सर्वाइवर्स थे और 5 तो उसी वक्त मर गए थे, क्योंकि ठंड ही वो थी। एंडीज की पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे डिग्री सेल्सियस -30 डिग्री चला जाता है। जैसे ही रॉय हार्ले ने अपने रेडियो में ये चीज़ सुनी कि हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर दी है, सारे के सारे सर्च ऑपरेशंस बंद हो गए हैं, चिली, अर्जेंटीना और यूरुग्वे ने हाथ खड़े कर दिए हैं। रॉय हार्ले ने जब अपने पैसेंजर्स यानी अपने सर्वाइवर्स को बताया कि ये कुछ हो चुका है, तो उनके अंदर से उम्मीद ख़त्म हो गई। लेकिन फर्नांडो पराडो जो थे, उन्होंने इस पर इतना कोई रिस्पांस नहीं दिया और इस चीज़ पर खामोश रहे। यहाँ पर 2 एवलांचेस भी आई। ये ऐसे थंडर स्टॉर्म्स थे जिनको ये सर्वाइवर्स फेस कर ही ना सके। सारी की सारी बर्फ उनके ऊपर आके गिर गई। एक और आपको बात बताता चलूं कि जिस तरह रेयर गेयर वाला हिस्सा था वो टूटकर बिखर चुका था, यानी वो तबाह हो गया था। तो ठंड बचने के लिए उन लोगों ने पैसेंजर सीट्स को उखाड़ कर यहाँ पे फिक्स करनी शुरू की, ताकि किसी भी तरह वो अंदर वार्म रह सके और ठंड से बच सके। इसी के साथ साथ जैसे ये टर्बुलेंस क्रिएट हुई, 2 एवलांचेस आए और थंडरस्टॉर्म्स इतने ज़्यादा हो गए कि उन्हें अंदर ही दबा दिया। जैसे ही ऊपर आए तो उन्होंने समझा कि यहाँ पे एक और थंडरस्टॉर्म आ रहा है। जी वहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया था, एक और थंडरस्टॉर्म आ रहा था। तो कहते हैं कि वो लोग वापस वहीं पर बैठ गए और उन्होंने कुछ देर वार्मिंग का इंतज़ार किया। अगले दिन वो लोग उठे और ऊपर जाके देखा तो वेदर बिल्कुल साफ था, खाने की कोई चीज़ बची नहीं थी। अपने ही यार दोस्तों, अपने ही टीममेट्स, अपने ही फैमिली मेम्बर्स का मीट खाना पड़ रहा था। सारे के सारे सर्च ऑपरेशन ख़त्म हो चुके थे, उम्मीदें जा रही थी, लेकिन फर्नांडो पराडो, कसेना और विजेंटन के अंदर अभी भी कुछ उम्मीद थी। जिनका मैंने आपको 3rd सेगमेंट में बताया था, फर्नांडो पराडो, रोबर्टो कसेना और एंटोनियो विजेंटन, ये तीनों बहादुर आदमी को 3 दिन का मीट दिया गया, उनके साथ भेजा गया, ताकि वो लोग कहीं ऊपर जाकर चिली की पहाड़ियों तक जा सके। उन्हें लगा कि हम बहुत ही करीब है चिली की पहाड़ियों तक, यानी चिली तक हम यहाँ से जा सकते हैं। तीनों की तीनों आदमी ने क्लाइंबिंग करना शुरू कर दी। इन्होंने आज तक कभी भी किसी माउंटेन पर क्लाइंबिंग की ही नहीं, कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस नहीं था। और इन्होंने इसी दौरान, इनफैक्ट आपको बताता चलूं, इसी दौरान 61 किलोमीटर ये लोग चल के नदी के किनारे पहुंच गए। और वो नदी का किनारा क्या है वो मैं आपको अगले सेगमेंट में बताऊंगा। बहरहाल जैसे ही ये लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे, एंटोनियो विजेंटन स्लाइड करके नीचे आ गए क्योंकि वो गिर गए थे। लेकिन फर्नांडो पराडो और कसेना ने हार नहीं मारी। उसके बाद वो लोग ऊपर गए। जैसे ही वो लोग पीक पर पहुंचे तो क्या हुआ वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में जिक्र करते हैं। वो ऊपर पहाड़ी के पहुंच गए तो उन्हें दिखा कि हम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए हैं। ये अभी तक फर्नांडो पराडो ने ये किताब लिखी है, जो मैं यहाँ पे आपको इस जगह पे शो कर दूंगा कि ये किताब उन्होंने लिखी है। और इसके अंदर उन्होंने बताया कि वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, बस एक नदी थी जहाँ पे वो सोच रहे थे कि अगर हम उसके साथ साथ चलते रहे तो शायद हम डाउनहिल चले जाएं और चिली की सब यानी ग्रेस को देख ले, ताकि वहाँ पे कोई ना कोई आदमी तो उन्हें बचाने आ जाए। ये जो मिशन था कि नदी के किनारे जाके डाउनहिल जाएंगे ताकि किसी ना किसी तरह तो उन्हें कोई बचाने आ जाए। जैसे ये लोग डाउनहिल गए
तो इन्हें कुछ न कुछ तो दिखा, लेकिन अब इन्हें दिखा कि यहाँ पे उन्हें कोई गाय दिखी, कोई भैंसें दिखी, इन्हें कुछ न कुछ तो निशानी दिखी। यहाँ पे आप सिर्फ थे पराडो और कसेना। इन्होंने बताया कि अब हमारे पास चलने की भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, थोड़ा सा आगे भी नहीं चल सकते थे। 3 जहाँ पे घोड़े हैं, जी हाँ दोस्तों, और उसके ऊपर एक आदमी भी था। ये चिली फार्मर था और अगली बार वो कहता है, इस बार वो कहता है कि मैं कल आऊँगा, और वो कल आया भी। कसेना और पराडो वहीं पर रुके। वो कल आया, एक पेन और एक पेपर लेकर आया अपने साथ। पेन और पेपर उसके नदी के उस किनारे पर फेंका ताकि वो लोग कुछ लिख सकें। उसने स्पेनिश में, फर्नांडो पराडो ने लिखा स्पेनिश में कि हम 10 दिन से चल रहे हैं, हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम यूरुग्वे फ्लाइट 571 के सर्वाइवर्स हैं, प्लीज़ हमें कोई बचाने आए। जैसे वो लोग वापस गए तो चिली के फार्मर को रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है, तो उसने हाथ के इशारे से उनको समझा दिया। बहरहाल जब उसे फार्मर को पता चला कि हाँ याद आ रहा है कि 2 महीने पहले, अब इस हादसे को 2 महीने गुजर चुके हैं, 2 महीने पहले एक ऐसा हादसा हुआ था, वो था यूरुग्वे फ्लाइट 571। तो वो शॉक रह गया, उसे लगा कि अब ये सर्वाइवर्स तो जिंदा हो नहीं सकते, लेकिन ये वही सर्वाइवर्स थे। सीधे की सीधी पेन और पेपर डायरेक्ट सैंटियागो के हेडक्वार्टर्स में चला गया और उन्होंने कोई एक्शन लेना शुरू किया। सैंटियागो हेडक्वार्टर्स के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची तो उन्होंने जल्दी से एक्शन लिया। चिली का हेडक्वार्टर सैंटियागो ने हेलीकॉप्टर्स भेजे ताकि उनको पैसेंजर्स को सेव कर लिया जाए। सर्वाइवर्स को पता लग गया कि हाँ जी हेलीपैड्स आ चुके हैं, यानी सॉरी हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं, ताकि उनको सेव कर सके। उनको इवैक्यूएट कर लिया गया और वापस उन्हें सैंटियागो में ले आया गया। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी थी जो हम सबको याद रखनी चाहिए। आज तक बच्चे को मिरेकल ऑफ एंडीज का पता होना चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है कि सर्वाइवर्स ने किसी भी तरह हार नहीं मानी। सर्वाइवर्स ने अपने आप के अंदर एक ऐसी उम्मीद रखी कि कोई तो उन्हें बचाने आ सकता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी की सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। जी, और कल हम इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ आप तक मिलूंगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और हमारे 28 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाल्लाह आपका नई वीडियो और नया कंटेंट कल आपके साथ लेके आऊँगा। अभी मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।